Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 9 of class 7th geography, and the chapter's name is Life in the Deserts. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Life in the Desert. तो चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि डेजर्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। डेजर्ट में किस तरीके के पेड़ पौधे जानवर ये सब पाए जाते हैं, लोग वहां पे किस तरीके से अपने जो जीवन है उसको चला रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड टू डेजर्ट्स, राइट? In chapter 5, you have seen that water means life to plants, animals and people. तो हमारा जो चैप्टर 5 था वाटर वाला, तो उसमें हमने देखा था कि वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमें पता भी है, हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि पानी की कितनी ज्यादा अहमियत है। बिना पानी के हम जी सकते हैं क्या? नहीं। एक दिन प्यासा रह के देखो, पता चल जाएगा पानी की क्या कीमत है ना? तो बिना पानी के हम जी ही नहीं सकते। और हमारे अलावा जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बिना पानी के नहीं जी सकते। इसीलिए अर्थ पे जो लाइफ है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पानी है। मतलब वन ऑफ द रीजन इज कि यहाँ पे पानी है, और अगर पानी नहीं होगा तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। सो वाटर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. So it is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी जो है पीने के लिए नहीं है, मतलब पानी बहुत कम है, वहां पे बारिश ही नहीं होती है, नदियां सूखी पड़ी हैं, तालाब सूख गए हैं, कुओं में पानी खत्म हो गया है, मतलब जमीन का पानी खत्म हो गया है, मतलब कि कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे पानी नहीं है, तो ऐसी जगह पे रहना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, वहां पे जो लोग हैं वो पानी नहीं पी पाएंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। उनके जो एनिमल्स वगैरह हैं जिनको अपने साथ रखते हैं, उनके वो जानवर भी पानी नहीं पी पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर उस जगह पे पानी नहीं है तो फिर वहां पे पेड़ पौधे भी बहुत कम होंगे। ठीक है, हमारी तरह पेड़ पौधे भी किस पे डिपेंड करते हैं? पानी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर वहां पानी नहीं है तो फिर पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, घास फूस भी नहीं होगी। और अगर घास नहीं है तो जो हमारे जानवर हैं, जो कैटल्स हैं, उनके लिए भी खाना नहीं होगा। ठीक है, और लाइफ वहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. बट हम तो इंसान है, हम तो कैसी भी जगह में जबरदस्ती रह ही लेंगे। ठीक है, मतलब भले कितनी ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ऐसी जगहों पे कि वहां पे सूखा पड़ चुका है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो इस तरीके की जो एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर वाली जो जगहें हैं, एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर मतलब ऐसा वहां पे बहुत ही ज्यादा बेकारी सिचुएशन है। पानी मतलब कि पानी ही नहीं है, ठंडी बहुत ही ज्यादा ठंडी है, गर्मी बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो इस तरह की जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस वाली जगहें हैं वहां पे भी लोग जो है रह रहे हैं। और इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि वो लोग किस तरीके से वहां पे रह रहे हैं, कि वे पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस, कि वहां पे लोगों ने एक तरीके से इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस के साथ समझौता कर लिया है, रहना सीख लिया है। तो अब वो कैसे रह रहे हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। तो कुछ ऐसे जगहें हैं जो कि मतलब एकदम आग जितनी गर्म है, हद से ज्यादा गर्मी है वहां पे। और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, बर्फ की तरह ठंडी है वहां पे। तो ऐसी जगहों पे भी लोग रह रहे हैं। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कौन से एरियाज हैं? हम बात कर रहे हैं डेजर्ट एरियाज की, रेगिस्तानों की, ऐसे एरियाज की जहाँ पे रेत है। These are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures. तो डेजर्ट एरियाज में क्या होता है? लो रेनफॉल होती है, मतलब बारिश जो है वहां पे बहुत कम होती है। स्कैंटी वेजिटेशन, स्कैंटी वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन बहुत ही कम होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखोगे, आपको सिर्फ रेत रेत दिख रहा है और वेजिटेशन का तो नामो निशान ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट वाले इलाकों में कोई झाड़ फूस होती है, जैसे हमने श्रब्स के बारे में पढ़ा था, थॉर्नी बुशेस के बारे में पढ़ा था। तो ये सब हमें थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, बट वो हरे हरे पेड़, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी हरी घास, ये सब हमें यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, स्कैंटी मतलब बहुत ही कम वेजिटेशन है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि टेम्परेचर जो है वो या तो बहुत ही ज्यादा है या तो बहुत ही कम है। तो इस तरह की कंडीशंस यहाँ पे हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो टेम्परेचर के बेसिस पर
दो तरीके के डेजर्ट हो सकते हैं, हॉट डेजर्ट मतलब कि जो गर्म वाले इलाके हैं, ऐसे रेगिस्तान जो कि गर्म इलाके में है, और कोल्ड डेजर्ट तो ऐसे रेगिस्तान जो कि ठंडे वाले इलाके में है। तो इस तरीके से टेम्परेचर के बेसिस पे कि उस जगह पे क्या टेम्परेचर है, क्या तापमान है, हम दो तरीके के डेजर्ट देख सकते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स wherever little water is available to practice agriculture। अब इन जगहों पे भी लोग वहां रहते हैं जहां उन्हें थोड़ा बहुत भी अगर पानी मिल जाता है तो उस पानी के बेसिस पर वो लोग वहां पे रहते हैं। मतलब कि कोई ऐसी जगह है, वैसे तो वहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, बट थोड़ा बहुत पानी फिर भी उन्हें मिल गया, तो उस पानी की मदद से वो वहां पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर लेते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं। तो और डिटेल में देखेंगे कि लोग आखिरकार इन जगहों पे किस तरीके से जीवन काट रहे हैं, इस चैप्टर में हम यही सब देखेंगे। यहाँ पे ग्लोसरी में एक वर्ड आया है डेजर्ट। तो जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं लाइफ इन द डेजर्ट, तो हमने डिस्कस कर ही लिया है डेजर्ट क्या होते हैं, बट एक बार यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है तो इसको और देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर है लाइफ इन द डेजर्ट, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पता करना कि भाई डेजर्ट है क्या। इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड स्केर्स वेजिटेशन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर चुका है, ये एक वो रीजन है जो कि एरिड रीजन है, मतलब सूखा है, यहाँ पे सब कुछ बंजर जमीन है। और टेम्परेचर कैसा है यहाँ पे, या तो एक्सट्रीमली हाई है या फिर एक्सट्रीमली लो है। और वेजिटेशन कैसी है, मतलब पेड़ पौधे कैसे हैं, स्केर्स है, मतलब कि मुश्किल से कुछ थोड़े बहुत आपको पेड़ पौधे देखने मिलेंगे। तो ऐसी जगहों को हम डेजर्ट कहते हैं। सो इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, आपको उसका नाम पता है, थार डेजर्ट। तो वो राजस्थान में पाया जाता है, तो उसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बट अब अगले सेक्शन से हम क्या स्टार्ट करेंगे, द हॉट डेजर्ट सहारा। तो हम सहारा डेजर्ट की बात करेंगे जो कि अफ्रीका में है, और फिर हम एक कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे जो कि लद्दाख में है। तो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट और सहारा के हॉट डेजर्ट की हम बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हॉट डेजर्ट में लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और कोल्ड डेजर्ट में किस तरीके से लोग जी रहे हैं। पिछले वीडियो से हमने अपना जो चैप्टर 9 है वो स्टार्ट किया था, और उसमें हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था कि डेजर्ट क्या होता है और इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन जो टॉपिक है, द हॉट डेजर्ट सहारा। तो इस वीडियो में हम सहारा डेजर्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सहारा डेजर्ट क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है। तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। Look at the map of the world and the continent of Africa. Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. तो यहाँ पे देखो, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो ब्राउन ब्राउन कलर का जो कलर्ड एरिया है, ये है सहारा डेजर्ट। ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तानी रेगिस्तान है जो आप ब्राउन ब्राउन कलर में देख रहे हो। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। तो ये जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। देन इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो एरिया है सहारा डेजर्ट का, मतलब ये जो रेगिस्तान है, ये आपको पता है कितना ज्यादा बड़ा है, ये है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और आप इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हो कि इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो मान सकते हो लगभग 3 गुना ज्यादा जो है इंडिया का ये सहारा डेजर्ट है। मतलब कि अगर हम 3 इंडिया एक साथ कर दें, जितना एरिया इंडिया का है तो उतना 3 बार करें, तब लगभग उतना एरिया सहारा डेजर्ट का है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है, ये कितना ज्यादा बड़ा एरिया है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट। तभी तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। तो जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज, मतलब कि 11 देशों को टच करता है। दीज आर अल्जेरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो मैप में देख लेते हैं ये कौन कौन से देश हैं जो कि सहारा को टच कर रहे हैं। तो अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, और ये हो गया मोरक्को। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो उनके किसी ना किसी पार्ट में सहारा डेजर्ट जो है वो आता है। When you think of a desert, the picture of that immediately comes to your mind is that of sand. तो जब हम सोचते हैं डेजर्ट के बारे में, रेगिस्तान के बारे में, तब सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है, सैंड, रेत की पिक्चर आती है कि चारों तरफ रेत ही रेत है। But besides the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with,
There are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surfaces. तो सहारा डेजर्ट में जो रेत वाले मैदान है वो तो है ही, बट रेत के साथ साथ बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो कि ग्रेवल प्लेन्स हैं। ग्रेवल प्लेन्स मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे पत्थर पत्थर हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे सैंड तो है बट उसके साथ साथ ये है क्या, पत्थर हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेवल प्लेन्स। ऐसी जगह जहाँ पे उनके ऊपर पत्थर पत्थर है, कंकड़ कंकड़ है, ठीक है। और ग्रेवल प्लेन के साथ साथ और क्या है, एलिवेटेड प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, मतलब कि जमीन के ऊपर से उठे हुए होते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं उनके तो ऊपर से इस तरीके से कोन होती है, बट जो प्लेट्यूज होते हैं वो ऊपर से ऐसे एलिवेटेड एरिया होता है कि टेबल टॉप की तरह लगते हैं, जैसे कि अर्थ के ऊपर कोई टेबल रखी हो। तो इनकी इस तरीके से कोन नहीं होती, इनकी समतल जमीन होती है इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स के साथ साथ इस तरीके के प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं और उनका रॉकी सरफेस है। इन पे भी क्या है, पथरीला इनका सरफेस है कि ऊपर पत्थर पत्थर बिछे हुए हैं। These rocky surfaces may be more than 2500 मीटर हाई at some places. अभी जो रॉकी सरफेसेस हैं ये किसी किसी प्लेसेस पे 2500 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं, मतलब कि 2500 मीटर ऊंचे कहीं कहीं पे हमें ये एलिवेटेड एरियाज देखने को मिल सकते हैं सहारा डेजर्ट में। Now let's discuss do you know section. You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara desert show that there used to be rivers with crocodiles. मतलब कि ये बोल रहे हैं कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज का जो सहारा डेजर्ट है, मतलब कि जो रेगिस्तान वाला एरिया है, वो किसी समय पे लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था, मतलब कि हरा भरा मैदान वाला इलाका हुआ करता था। तो केव पेंटिंग से हमें ये पता चलता है, सहारा डेजर्ट में जो केव पेंटिंग्स मिली हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि वहां पे नदियां हुआ करती थी, उन नदियों में क्रोकोडाइल्स रहा करते थे। इसके साथ साथ एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। तो उन केव पेंटिंग से हमें ये भी पता चलता है कि वहां पे ये सभी जो जानवर हैं वो उस टाइम पे पाए जाते थे। But the change in climate has changed it to a very hot and dry region. But climatic change इतना ज्यादा हुआ, क्लाइमेट में इतना एक्सट्रीम चेंज आ गया कि जो कभी एक हरा भरा इलाका हुआ करता था, अब वो एक बंजर जमीन बन चुका है, सूखा रेतीला मैदान बन चुका है। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें इस तरीके से चेंज हो सकती हैं और इसीलिए हमें अपने क्लाइमेट को बचाना है। हम क्लाइमेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। CO2 की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, वो दिन ब दिन एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ और ज्यादा गर्म हो रही है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ये सब जो चीजें हैं उन्हें कम करें, पॉल्यूशन ना फैलाएं, प्लास्टिक्स वगैरह कम यूज करें, ताकि जो हमारी अर्थ है वो हरी भरी बनी रहे, ताकि जो हमारी अर्थ है वो इस तरीके से पूरी अर्थ सहारा डेजर्ट में तब्दील ना हो जाए। तो हमें आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि कहीं पे हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो, ठीक है। Climate of Sahara Desert. So in the last video, we discussed about the Sahara Desert, where it is found, what are the countries which are touched by Sahara Desert, the meaning of desert and all. So we have discussed all these things in our early videos. Now in this video, we are going to talk about the climate of Sahara Desert. So first of all, let us look at the map of Africa. So here is Sahara Desert and you can see this dotted line. This dotted line is Tropic of Cancer. It means the Sahara Desert lies in the tropical and subtropical region, right? What is the tropical region? The region between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So this area is tropical region and just above this we can call it subtropical region. So you have already know that this area receives the maximum sunlight. So if this area receives maximum light, it means it is going to be really hot. तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। तो इसी तरीके से आपको ना चीजों को कनेक्ट करना है कि देखो किस तरीके से मैप में हमने देखा था कि मैप में सहारा डेजर्ट कहाँ है। तो इससे आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे कि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास सहारा डेजर्ट है और जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। तो यहाँ का एरिया कैसा होगा, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, गर्म होगा, ठीक है। The climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. तो सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, स्क्रॉचिंग हॉट, मतलब
बहुत ही ज्यादा गर्म है। एंड पार्च ड्राई, पार्च मतलब होता है सुखा देना। तो इतनी गर्मी होती है कि मतलब आपको एक तरीके से झुलसा देती है ये गर्मी। तो हद से ज्यादा गर्मी यहाँ पे होती है। इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन, और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे बारिश होती है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, जो आसमान रहता है वो बादलों से घिरा नहीं रहता, बादल बिल्कुल नहीं होते आसमान में, और मतलब कि जो स्काई है वो क्लियर रहता है। हियर द मॉइस्चर एवोपरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, तो जो मॉइस्चर है वो बहुत ही जल्दी एवोपरेट हो जाता है। पानी अगर डालोगे तो वो बहुत ही जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, दिन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, और कभी कभी जो टेम्परेचर है दिन में वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना तेज जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। और टेम्परेचर इतना ज्यादा होने की वजह से वहां पे जो रेत है, मिट्टी है, वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और बेयर रॉक्स जो है, वहां पे जो पथरीला इलाका है, चट्टाने जो हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे रेत के साथ साथ क्या है, ग्रेवल प्लेन्स हैं, ऐसे प्लेन्स हैं जो कि पथरीले हैं। तो सैंड और पत्थर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और फिर ये जो चीजें हैं ये भी हीट को रेडिएट करती हैं। इट इन टर्न्स रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। तो जब ये बालू और मतलब जब रेत और पत्थर जो हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, तो वो अपने आसपास के माहौल को और ज्यादा गर्म कर देते हैं। वो हीट को रेडिएट करते हैं, अपने आप में से हीट को फिर छोड़ते हैं। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज। अब दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बट रात में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि वहां पे जो टेम्परेचर है लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। हमारे इंडिया में अगर नॉर्मली देखें तो ठंडियों में भी जो 0 डिग्री वाला टेम्परेचर है वो टच नहीं होता नॉर्दर्न इलाके में नॉर्मली। हिमालय वगैरह की बात नहीं कर रही मैं। तो देखो, जब यहाँ पे 15-16 डिग्री भी टेम्परेचर रहता है, हमें कितनी ज्यादा सर्दी लगती है, और वहां पे जब 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा सर्दी होगी। तो मतलब कि दिन और रात में एकदम अपोजिट टेम्परेचर रहता है। दिन में बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, और रात में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। अब ऐसा होता क्यों है, देखो, जो रेत है ना वो बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाता है। तो इस वजह से जब धूप धूप रहती है तब तो रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो पूरा माहौल गर्म गर्म रहता है। और जैसे ही रात होती है अचानक से जो रेत है वो ठंडा भी पड़ जाता है, तो इसीलिए रात में सर्दी रहती है। तो एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस हैं सहारा डेजर्ट की। अब यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में दिया हुआ है, एल एजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लिबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57 डिग्री सेल्सियस इन 1922। तो लिबिया जो है वो यहाँ पे है। तो लिबिया के ट्रिपोली जो जगह है वहां पे 1992 में जो टेम्परेचर है वो 57.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतना ज्यादा हो गया था, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ठीक है, एग्जैक्टली 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कितना ज्यादा जो है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ सकता है। वैसे 1922 में हुआ था, बहुत साल पहले हुआ था, लगभग 100 साल हो गए हैं, बट फिर भी हम लोग भी यहाँ पे जो पॉल्यूशन वगैरह है वो इतना ज्यादा हो चुका है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर दिन ब दिन अर्थ का बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है कि रिसेंट में भी हमें इस तरीके की कंडीशन देखने मिल जाए। इसीलिए इतना ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को सुधारो, पॉल्यूशन कम करो और ये सब। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने क्लाइमेट के बारे में जाना, और समरी में यही है कि जो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, और जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बट दिन में तो इतना ज्यादा गर्म रहता है, बट रात में क्या होता है कि यही जो टेम्परेचर है वो अचानक से एकदम नीचे गिर जाता है, और 0 डिग्री तक भी कभी कभी टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो दिन में गर्मी, रात को सर्दी, बहुत ज्यादा इस तरीके से यहाँ का क्लाइमेट है। Flora and fauna of Sahara Desert. So in the last video, we discussed about the climate of Sahara Desert, that it has a very hot climate. And now in this video, we are going to talk about the flora and fauna, means the animals and the kind of plants which we will find in the deserts of Sahara. Vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date palms and acacia. तो vegetation की बात करें तो सहारा डेजर्ट में किस तरीके के पौधे मिलते हैं, कैक्टस होता है। तो कैक्टस कुछ ऐसे दिखते हैं, आपने भी पहले बहुत बार देखे होंगे। तो ये हैं कैक्टस, ये सहारा डेजर्ट में मिलते हैं। मतलब नॉर्मली डेजर्ट वाले इलाके में हमें कैक्टस के जो प्लांट्स हैं वो देखने मिलेंगे। फिर है डेट पाम्स एंड एकेशिया। डेट पाम्स मतलब क्या है, खजूर के पेड़। तो ये है डेट पाम की पिक्चर,
ये भी हो सकता है आपने अपने आसपास देखे हो। और यह है अकेशिया। अकेशिया मतलब क्या? बबूल, जो कीकड़ का पेड़ होता है उसे ही इंग्लिश में अकेशिया कहते हैं। तो ये उसकी पिक्चर है। In some places there are oases, green islands with date palms surrounding them. अब कहीं कहीं पे सहारा डेजर्ट में हमें ओएसिस देखने मिलेंगे। ओएसिस क्या होते हैं? ओएसिस, मान लो ये पूरा रेगिस्तान है, ठीक है, इतना बड़ा। ओएसिस मतलब क्या होता है कि बीच में छोटे से ग्रीन जो पार्ट होता है, मतलब कि एक छोटे से एरिया में पेड़ पौधे हमें देखने मिलते हैं। पेड़ पौधे भी क्या, ये डेट पाम्स वगैरह देखने मिलते हैं। कि मान लो कहीं पे छोटा सा पॉन्ड है या फिर कोई वेल है, तो उसके आसपास चारों तरफ डेट पाम्स लगे हुए होते हैं। मतलब कि पूरे डेजर्ट में एक छोटा सा हरा हिस्सा, उसे हम ओएसिस कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखो कि चारों तरफ आपको रेत ही रेत दिखेगा, रेगिस्तान दिखेगा, बट बीच में एक छोटा सा ऐसा हिस्सा है जो थोड़ा सा हरा है। यहाँ पे आप देखोगे बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा है, और उसके चारों तरफ ये थोड़ी बहुत हमें ग्रीन प्लांट्स दिखेंगे। और इसके चारों तरफ क्या है? ये डेट पाम्स है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओएसिस। कि जब डेजर्ट के बीच में हमें थोड़ा सा हरा हिस्सा मिलता है, ग्रीन आइलैंड्स मिलते हैं, उसे हम ओएसिस कहते हैं। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैमल्स, hyenas, jackals, foxes, scorpions, and many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living here. तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कैमल्स, जिसे हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, उसके बाद हाइनास, जैकल्स, तो ये सब जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये है हाइनास, ये एक जैकल की पिक्चर है, ये फॉक्स है, ये है स्कॉर्पियन जिसे बिच्छू कहते हैं, एंड स्नेक एंड लेजर्ड्स तो आप जानते ही हो, आपने देखे भी होंगे। तो ये पिक्चर्स मैंने इसलिए आपको दिखाई ताकि आपको और ज्यादा आसानी से चीजें समझ आ जाए, मतलब ध्यान में रह जाए और थोड़ी सी इंटरेक्टिव स्टडी हो पाए। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे एक ओएसिस की पिक्चर है कि चारों तरफ जो है वो डेजर्ट ही डेजर्ट है, और बीच में से छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे पेड़ है। तो एक डू यू नो सेक्शन में हमने देखा था कि जो सहारा डेजर्ट है, इसकी जो केव पेंटिंग्स है, उससे हमें पता चलता है कि ये एरिया कभी बहुत ही ग्रीन हुआ करता था। यहाँ पे नदियां थी, क्रोकोडाइल्स थे, एलिफेंट्स थे, मतलब ये सभी जानवर थे। सो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। तो साइंटिस्ट को इस डेजर्ट में मछली के कंकाल मिले हैं, मछली के स्केलेटन मिले हैं। तो सोच सकते हो यहाँ तो पानी की वैसे ही कमी है और इसमें मछली के स्केलेटन। इसका मतलब जो केव पेंटिंग्स हमें बताती हैं वो कहीं ना कहीं सच है कि यहाँ पे कभी ना कभी नदियां हुआ करती होंगी, जिन नदियों में ये मछलियां रहा करती होंगी। बट आखिरकार उनको हुआ क्या? इतने हरे भरे एरिया को हुआ क्या? तो जैसा कि हमने देखा था कि हो सकता है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो एरिया है वो लश ग्रीन से इतना ज्यादा रूखा सूखा सा डेजर्ट वाला इलाका बन चुका है। पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने सहारा डेजर्ट के एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बात की थी कि वहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरीके के वहाँ पे वेजिटेशन है। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोग कैसे हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। हाँ, वैसे कि ये हैरानी वाली बात है कि इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी, कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी रहती है दिन में, इतनी ज्यादा सर्दी हो जाती है रात में, तो इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग रहते हैं। और ये लोग अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अमंग देम आर द बेदोनीज एंड Tuaregs. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. तो जो लोग सहारा डेजर्ट में रहते हैं उनमें से दो ग्रुप्स दिए हुए हैं वहां पे रहने वाले। वो कौन कौन से हैं? बेदोनीज एंड टुआरेग्स। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स हैं। कि ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं। नोमैडिक ट्राइब क्या होता है? वो ट्राइब होती हैं जो कि अपने एनिमल्स के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करती हैं, तो उन्हें हम नोमैडिक ट्राइब कहते हैं। तो दो जो ग्रुप है नोमैडिक ट्राइब के, एक है बेदोनीज एंड दूसरा है टुआरेग्स। और ये अलग अलग एनिमल्स को रियर करते हैं, जैसे कि गोट्स, शिप, बकरियां हो गई, भेड़, ऊंट, घोड़े। तो इन सभी जानवरों को ये अपने पास रखते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं और उनसे इन्हें काफी सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई जानवरों को अपने पास रखता है, मतलब इन जानवरों से इन्हें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि मिल्क, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes and blankets. तो क्या क्या चीजें हमें इन जो ये ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उन्हें क्या क्या चीजें मिलती हैं इन जानवरों से? मिल्क, दूध मिलता है। हाइड्स मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो जो एनिमल्स की स्किन होती है वो इन्हें मिलती है, और उस स्किन से ये लोग क्या करते हैं? लेदर बनाते हैं। और लेदर किस लिए चाहिए होता है? बेल्ट बनाने के लिए, चप्पलें बनाने के लिए, वाटर बोतल बनाने के लिए।
और उनके जो हेयर्स होते हैं उन्हें मैट्स मतलब कि जो चटाइयाँ वगैरह होती हैं कारपेट्स बनाने के लिए, क्लोथ्स कपड़े बनाने के लिए, गर्म कपड़े बनाते हैं जानवरों के बालों से, और ब्लैंकेट्स। तो ये सभी चीजों को बनाने के लिए इन जानवरों के हेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे वेयर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। तो ये लोग जो है बहुत ही मोटे मोटे से कपड़े पहनते हैं ताकि वो जो धूल है, गर्मी है, उससे अपने आप को बचा सकें। The oases in the Sahara and the Nile Valley in the Egypt support the settled population. तो सहारा में कुछ कुछ जो ओएसिस हैं, ओएसिस बताया था ना, वो वाले इलाके होते हैं, वो एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा सा कोई वाटर बॉडी है और उसके चारों तरफ पेड़ होते हैं, पाम डेट पाम के ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो सहारा में जो ये ओएसिस हैं और इजिप्ट में जो नाइल वैली है वो लोगों के रहने का सहारा है। लोग इनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। क्यों भाई, जीने के लिए पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो इन वाटर बॉडीज से उन्हें पानी मिलता है। पेड़ पौधे वो लोग उगा सकते हैं क्योंकि जहाँ वाटर बॉडी होती है उसके आसपास जो लैंड है वो थोड़ी फर्टाइल होती है। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। अब क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल है तो पौधों को उगने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है। तो पानी अवेलेबल होने के कारण यहाँ पे ये लोग डेट पाम्स, खजूर के जो पेड़ होते हैं, उन्हें उगा सकते हैं। डेट पाम्स के अलावा भी काफी सारी ये लोग फसलों को उगा लेते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स। इनको भी ये लोग इन जगहों पे उगा लेते हैं। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। तो इजिप्ट में जो उगाई जाने वाली इजिप्टियन कॉटन है वो भी यहाँ पे उगाई जाती है और ये बहुत ही फेमस है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। तो जब तेल की, ऑयल की डिस्कवरी हुई, उसकी खोज हुई, तब उसकी वजह से ये जो एरियाज हैं जहां जो कि तेल सप्लाई करते हैं, उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि तेल की बहुत ज्यादा डिमांड है, ये मार्केट्स में बिकता है तो इनके पास पैसा आता है, और पैसा आता है तो ये लोग उसको अपने पर यूज करते हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं। तो अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट में जो ये ऑयल है ये बहुत ज्यादा मिलता है और यहाँ से फिर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में लोग ट्रांसफर करते हैं, उसको भेजते हैं। और इसकी वजह से ये जो डील कर रहे हैं ऑयल में, इसकी वजह से सहारा डेजर्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है। और दूसरे मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। अब जो धीरे धीरे करके जो सहारा डेजर्ट है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके कल्चरल लैंडस्केप में चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरीके से वो पहले दिखता था अब वो उससे बदल रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क्स एंड सुपर हाईवेज क्रिसक्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ्स। अब बड़ी बड़ी वहां पे बिल्डिंगें बन चुकी हैं जो कि कांच की बिल्डिंग है, उनके जो ग्लीमिंग ग्लासेस हैं वो दूर से ही चमकते हैं। और जो सुपर हाईवेज बन चुके हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन चुके हैं जो कि एंशिएंट कैमल पाथ्स के ऊपर से गुजरते हैं। मतलब कि जिन रास्तों पे कभी कैमल्स के मदद से लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, अब उन रास्तों पे सुपर हाईवेज बन चुके हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन चुके हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। पहले सॉल्ट ट्रेड में मतलब नमक की व्यापार में, पहले जब नमक को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना होता था तो ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता था, बट अब उसकी जगह किसे इस्तेमाल किया जा रहा है? ट्रक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रक्स का यूज किया जा रहा है सॉल्ट ट्रेड में। Tuaregs are seen acting as guide to foreign tourists। तो जो नोमेडिक ट्राइब के लोग हैं, टुआरेग्स नोमेडिक ट्राइब के जो लोग हैं, वो फॉरेन टूरिस्ट को मतलब दूसरे देशों से आने वाले जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे घूमने जो आते हैं, उन लोगों को ये गाइड करते हैं। More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो नोमेडिक हर्ड्समैन थे मतलब नोमेडिक ट्राइब के जो लोग हैं, ये लोग धीरे धीरे करके सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। और मतलब कि जो जानवरों की ये लोग रियरिंग करते थे, जो लाइफ स्टॉक रियरिंग करते थे, अब धीरे धीरे करके उसको ये पीछे छोड़ते जा रहे हैं और अब सिटी लाइफ को अपना रहे हैं, वहां पे सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। और वहां पे जो भी ऑयल प्लांट्स हैं, गैस ऑपरेशंस हैं, तो उनमें ये जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनमें नौकरी पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो सहारा डेजर्ट में लोग हैं वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, एनिमल्स के सहारे उनको रियर करते हैं, उनसे काफी सारी चीजें लेते हैं, बट धीरे धीरे करके वो लोग इन सब चीजों को छोड़ के सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इन द डू यू नो सेक्शन ओएसिस के बारे में बताया हुआ है। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड।
मतलब कि जब हमें पता है रेगिस्तान में क्या होता है कि एक जगह से जब हवा चलती है तो एक जगह से मिट्टी उड़ के दूसरे जगह में चली जाती है। अगर यहाँ से मिट्टी उड़ेगी, रेत जो है जब यहाँ से उड़ेगा और यहाँ जाके बैठेगा तो ये वाला जो हिस्सा ये तो ऐसे ऊंचा हो जाएगा, बट यहाँ से मिट्टी उड़ेगी तो ये नीचे हो जाएगा। इस तरीके से डिप्रेशन बन जाएगा। डिप्रेशन मतलब गड्ढा बन जाएगा। और धीरे धीरे करके जब इसी तरीके से होता जाएगा कि यहाँ से हवा चल रही है और रेत उड़ के दूसरे जगहों पे इकट्ठा हो रहा है, तो ये चीज और भी नीचे जाती जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये रेत इतना नीचे पहुंच गया है कि पानी दिखने लगा है वहां पे। इन द डिप्रेशन where underground water reaches the surface and oasis is formed। मतलब कि डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो रेत है वो इतनी नीचे जा चुका है, इतना गड्ढा हो चुका है कि जो ग्राउंड वाटर था अब वो ऊपर दिखने लगा है, ऊपर आने लगा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक वाटर बॉडी फॉर्म हो जाती है, ओएसएस बन जाता है। क्यों? क्योंकि पानी आ गया वहां पे, और पानी आ जाता है वहां पे आसपास, तो साइड में पेड़ पौधे उगने लगते हैं, डेट पाम्स उगने लगते हैं, झाड़ियां उगने लगती हैं। और ये फर्टाइल एरियाज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे पानी मिलता है उसके आसपास का एरिया फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। अब पीपल जो है यहाँ पे सेटल भी करते हैं, यहाँ पे रहने भी लगते हैं, और अलग अलग क्रॉप्स भी वो लोग उगाने लगते हैं, जैसे कि डेट पाम्स वगैरह वो लोग उगाते हैं। एंड अदर क्रॉप्स, जो दूसरी क्रॉप्स हैं उन्हें भी उगाते हैं। समटाइम्स द ओएसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज। और कभी कभी क्या होता है, ये जो ओएसिस हैं ये कभी कभी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि Tafilalet Oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो मोरक्को में जो टाफिलालेट ओएसिस है वो बहुत ही बड़ी है, उसका एरिया कितना है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो हॉट डेजर्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके का फ्लोरा फाउना हमें सहारा डेजर्ट में पाया जाता है, लोग वहां पे किस तरीके से रहते हैं, वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, जानवरों को पालते हैं। तो ये सभी चीजें हमने डिटेल में जान चुकी हैं हॉट डेजर्ट के बारे में। और अब इस वीडियो में हम सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा था डिटेल में, वैसे ही अब हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और कोल्ड डेजर्ट क्या है, कहाँ का है, लद्दाख का। लद्दाख is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir। तो ये है लद्दाख जो कि ग्रेट हिमालयाज में पड़ता है। यहाँ पे जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं वो हैं, और यहाँ है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में पड़ता है लद्दाख। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कार माउंटेन्स इन द साउथ इनक्लोज इट। इसका मतलब कि लद्दाख के नॉर्थ साइड में क्या है, कराकोरम रेंज, और साउथ साइड में क्या है, जंस्कार माउंटेन्स। तो ये देखो, यहाँ से ये जो है ये वाला पूरा लद्दाख है। तो इसके नॉर्थ में देखोगे यहाँ पे है काराकोरम रेंज, ठीक है, और यहाँ पे नीचे साउथ में है जंस्कार रेंज। तो ये जो रेंज है एक लद्दाख के नॉर्थ में है और एक लद्दाख के साउथ में है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख इन दिस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। तो लद्दाख में से बहुत सारे रिवर्स जो है वो गुजरते हैं, जैसे आप यहाँ ब्लू ब्लू लाइन जो है वो देख सकते हो, ये रिवर्स हैं, ठीक है। और इनमें से ये जो इंडस रिवर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड गॉर्जेस। ये जो रिवर्स हैं ये डीप वैलीज बनाते हैं, मतलब कि जो गहरी गहरी वादियां जो होती हैं वो बनाते हैं, और गॉर्जेस बनाते हैं। गॉर्जेस क्या होते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे भी जो पहाड़ हैं वो हैं, और यहाँ पे भी, और बीच में से यहाँ से नदियां वगैरह निकल रही हैं, तो इस तरीके से आपने देखा होगा। तो इस तरीके से ये जो चीज बनती है, ये जो घाटियां बनती हैं, इनको गॉर्जेस कहते हैं। तो बहुत सारे इस तरीके से डीप वैलीज एंड गॉर्जेस हमें लद्दाख में मिलते हैं वहां की नदियों के कारण। Several glaciers are found in Ladakh, for example, गंगरी ग्लेशियर। तो नदियों के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे कि गंगरी ग्लेशियर हो गया। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। द ऑल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द कराकोरम। तो जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मतलब एक तरीके से ऊंचाई की जो एरियाज हैं वो कितनी ऊंचाई पर हैं, तो 3000 मीटर से लेके, मतलब लगभग 3 किलोमीटर से लेके, जो कि हमें कारगिल में जगहें जो है वो 3000 मीटर ऊंची मिलती हैं, तो 3000 से लेके 8000 मीटर तक ऊंचाई पर ये जो लद्दाख के एरियाज है वो स्थित हैं। तो 8000 मीटर तक की ऊंचाई हमें कराकोरम रेंज में देखने मिलती है। तो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है लद्दाख। ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अब क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है और रूखा है, ड्राई रहता है। The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। डेंसिटी आप एक तरीके से समझ सकते हो कि
एक पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज की कितनी मात्रा है। ठीक है, मान लो ये बॉक्स है, इसमें एयर के पार्टिकल्स मान लो ऐसे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये क्या है, ये लेस डेंस एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत ही कम डेंसिटी है। बट यहीं पे अगर इस तरीके से एकदम पास पास हो सब कुछ, तो इसे हम कह देंगे ये बहुत ही डेंस एरिया है। तो जब चीज एकदम पास पास बहुत ज्यादा होती है, घनी होती है, तब उसे हम डेंस कहते हैं, और बहुत दूर दूर अलग अलग होते हैं तब उसे हम लेस डेंस कहते हैं। तो धरती के पास वाला जो इलाका है, मतलब समुद्र तल पे, समुद्र के ऊपर सबसे ज्यादा जो है डेंसिटी रहती है हवा की। तो ये मान लो हमारी लैंड है जिस पर हम खड़े रहते हैं, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे रहेगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब जब इतनी ऊंचाई पे पहाड़ जो है लद्दाख के, तो वहां पे एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, एयर बहुत ही पतली है, थिन है। तो एयर के इतने पतले होने के कारण से क्या होता है, वहां पे जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ही ज्यादा चुभती हैं, बहुत ही ज्यादा धूप लगती है। The day temperatures in summer are just above 0 degree and the night temperatures well below -30 degree Celsius। मतलब कि गर्मियों में यहाँ पे क्या होता है लद्दाख में, कि दिन का जो टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होता है, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, मतलब 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर रहता है समर्स में दिन का टेम्परेचर। वहीं अगर समर्स में रात के टेम्परेचर की बात करें तो वो लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और वहीं सर्दियों की हम बात करें, विंटर्स की बात करें, तो विंटर्स में तापमान बहुत ही नीचे रहता है। उस टाइम पे ज्यादातर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ठंडियों में। As it lies in the rain shadow of the Himalayas, there is little rainfall as low as 10 centimeter every year। तो क्योंकि जो लद्दाख है वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, हिमालय के रेन शेडो एरिया में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत कम होती है, इतनी कम कि पूरे साल में लगभग 10 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। अभी रेन शेडो एरिया क्या होता है, मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है, तो ये हिमालयाज है, अब बारिश के जो बादल हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं, और वो इस ऊंचे से पहाड़ से टकरा जाते हैं, और उसकी वजह से अपनी पूरा जो भी पानी है वो यहाँ शेड कर देते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो बादल जो है यहाँ पे इतना जल्दी पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंचते भी हैं तो क्योंकि पानी सारा यहीं पे शेड कर दिया, तो यहाँ पे बादलों को शेड करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो जहां पे बारिश होगी, ये वाला जो एरिया है ये पूरा ग्रीन ग्रीन रहेगा, ठीक है, हरा भरा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। बट इस वाले इलाके में जो ये वाला है, ये वाले इलाके में बारिश नहीं, ठीक है, तो ये वाला इलाका क्या रहेगा, रूखा रहेगा, यहाँ पे पूरी बंजर जमीन रहेगी, यहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाले एरिया को हम कहेंगे, जो राइट साइड में है ब्राउन वाला, इसको हम कहेंगे रेन शेडो, कि जो बारिश है वो दूसरी तरफ हो गई और इस तरफ जो बारिश है वो पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए ज्यादातर ये वाले जो एरियाज हैं वो रूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। अब ये एरिया जो है इसमें बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। विंड जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है और बर्निंग हॉट सनलाइट होती है। अब क्योंकि एयर जो है वो भी बहुत ज्यादा थिन है, इसकी वजह से सनलाइट भी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब दोनों ही तरफ से ठंडी भी बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, कि सूरज की किरणें जो है वो स्किन को जला दें, इतनी तेज होती हैं। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताई गई है कि अगर लद्दाख में हम ऐसी जगह पे बैठे हैं कि मान लो जहां हम बैठे हैं वहां धूप है, और जहां हमारे पैर हैं यहाँ पे छांव है, तो जो धूप वाला एरिया है, जब मतलब मान लो ये वाला जो बॉडी का पार्ट है, राइट साइड वाला पार्ट धूप में है और लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो ठंड में है, ठीक है, कोल्ड है। तो क्या होगा, धूप इतनी ज्यादा होगी कि आपको सनस्ट्रोक हो जाएगा, और विंटर यहाँ पे इतनी ज्यादा होगी, जब छाव में आपके पैर हैं तो विंटर इतनी ज्यादा होगी, यहाँ पे ठंडी इतनी ज्यादा होगी कि आपको फ्रॉस्ट वाइट हो जाएगा, आपके पैर एकदम जम जाएंगे, सुन्न पड़ जाएंगे। तो वहां पे इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है कि ये दोनों ही चीजें हमें एक साथ हो सकती हैं। तो वर्ड ऑरिजिन में दिया हुआ है कि जो लद्दाख वर्ड है ये कैसे बना है। लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड दाख मीनिंग कंट्री। तो लद्दाख जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ला प्लस दाख। ला का मतलब होता है माउंटेन पास। तो पास क्या होता है कि मान लो ये 2 माउंटेन इस तरीके से हैं, तो ये जो बीच वाला एरिया होगा इसे हम पास कहते हैं। और दाख का मतलब है कंट्री, तो कह सकते हैं एक तरीके से ऐसे कंट्री, ऐसा एरिया जो कि ला में है, मतलब कि पास में है, माउंटेन पास में कोई एरिया पड़ता है। तो इसी तरीके से ला प्लस दाग
मिलकर क्या बना है लद्दाख। सो ड्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो ड्रास एक ऐसी जगह है जो कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है, मतलब कि ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा ठंडी है और जहाँ पे लोगों का रहना एक तरीके से बहुत ही मुश्किल है, लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। तो अर्थ के सबसे ज्यादा ठंडे और इनहैबिटेड प्लेस में से कौन सा है, एक ड्रास भी है जो कि लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान विच मीन्स स्नो लैंड। तो लद्दाख को खापाचान के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब है स्नो लैंड, ऐसी जमीन जहाँ पे बर्फ पड़ती हो। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो लद्दाख है उसकी लोकेशन क्या है, लद्दाख कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारी वैलीज हैं, गॉर्जेस हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो जो लद्दाख है वो रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज में पड़ता है, ऐसे एरिया में पड़ता है जो कि रेन शेडो है, जहाँ पे बारिश नहीं होती। तो उस एरिया में होने के कारण क्या है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर पूरे साल में यहाँ पे बारिश हो पाती है। और क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, धूप बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, तो इन सभी कंडीशन से मिलकर यहाँ पे एक तरीके से रेगिस्तान बन चुका है, यहाँ पे डेजर्ट बन चुका है। और कोल्ड डेजर्ट क्यों, क्योंकि वो डेजर्ट जो कि ठंडे इलाके में पड़ता है। अब अगले वीडियो में हम इसके फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानेंगे कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे हैं। Flora and fauna of Ladakh. So in the last video, we discussed about the location of the Ladakh, like it is east to Jammu and Kashmir, and in the north, we will find the Karakoram range, and in the south, we will find Zanskar mountains. And we also discussed about its climate, like it is a very, very cold area, and that's why it is a cold desert, right? And now in this video, we are going to talk about the flora and fauna of Ladakh. Flora means the plants, vegetation of that area, and fauna means the animals, right? So what kind of plants and animals we will find here, we are going to talk about that. So due to high aridity, the vegetation is sparse. Aridity means we can say that lack of moisture. Aridity का मतलब क्या हो गया कि वहां पे बहुत ही सूखा है सब कुछ, और क्योंकि सब कुछ सूखा है, बंजर धरती है, डेजर्ट है वहां पे, तो वेजिटेशन जो है वो स्पार्स है। स्पार्स मतलब कि कम है, बहुत ही ज्यादा कम है वहां पे वेजिटेशन। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। तो वहां पे बहुत ही छोटे छोटे पैचेस में हमें श्रब्स एंड ग्रासेस देखने मिलेंगे, कि मतलब थोड़ी सी ग्रासेस वगैरह यहाँ दिख गई, थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ। तो इस तरह से बहुत ही कम वहां पे वेजिटेशन है, और थोड़ी बहुत हमें घास फूस, थोड़ी बहुत श्रब्स वगैरह देखने मिलते हैं, और उन्हीं को फिर वहां के जो जानवर हैं वो खाते हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। सो जो वादियां हैं, हमें लद्दाख की वादियों में विलोज एंड पॉपुलर्स दिखते हैं। ग्रोव मतलब क्या होता है, ग्रोव मतलब कि ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ट्रीज, एक ही तरह के पेड़ों का झुंड कह सकते हैं हम। तो हमें विलोज एंड पॉपुलर्स जो ट्रीज हैं वो देखने मिलते हैं। तो ये है विलो ट्री और ये है पॉपुलर ट्रीज, और इस तरीके से आप लद्दाख की वादियों में इन ट्रीज को देख सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादातर विलोज एंड पॉपुलर ट्रीज देखने मिलते हैं। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि जो फ्रूट ट्रीज होते हैं, ऐसे ट्रीज जो कि फल देते हैं, वो वाले ट्रीज क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम में ब्लूम करते हैं। ब्लूम मतलब कि उनमें जो फ्लावर है वो आना स्टार्ट हो जाता है, उनमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। तो अलग अलग तरीके की जो बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, ड्रावेन एंड हुपो। सो ये कुछ कॉमन जो बर्ड्स हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। अब इन बर्ड्स में से कुछ बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं कि वो बर्ड्स जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करती हैं। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जब कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में वो अपने मेन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके मूव कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये जो प्लेस ए है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है सर्दियों में, हद से ज्यादा होती है, कि यहाँ पे ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये जो बर्ड्स रह रही हैं, इनको तकलीफ होती है यहाँ पे इतनी ठंडी में रहने के लिए। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले एरिया में मूव कर जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, जहाँ पे इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। और जब यहाँ से यहाँ का जो सर्दी वाला मौसम है वो खत्म हो जाएगा, इतने टाइम बाद फिर वो मान लो 1-2 महीने बाद वो फिर से यहाँ पे लौट के आ जाएंगी अपने ओरिजिनल जगह पे। तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इसी तरीके से अपने सिचुएशन के हिसाब से मूव करती हैं। तो लद्दाख में भी काफी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आती हैं।
द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पे जो कुछ कॉमन एनिमल्स हैं वो है गोट्स, वाइल्ड गोट्स, शीप, याक एंड कुछ अलग तरीके के स्पेशल तरीके के यहाँ पे डॉग्स पाए जाते हैं। अब इन एनिमल्स को रखा जाता है, यहाँ के जो लद्दाख के लोग हैं वो अलग अलग चीजों के लिए इन एनिमल्स को रियर करते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं उन लोगों को, तो यहाँ इन जानवरों से उन्हें मिल्क मिलता है, मीट मिलती है एंड हाइड्स मिलती हैं। हाइड्स क्या होते हैं, स्किन मिलती है। इन जानवरों की जो स्किन होती है वो भी हमारे काफी काम आती है। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। तो याक का जो दूध होता है उससे ये लोग चीज एंड बटर बनाते हैं। और शीप एंड गोट के जो हेयर होते हैं उनसे वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। जो गर्म कपड़े होते हैं उनको शीप एंड गोट के फर्श से बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जो लद्दाख में रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। तो ये है रॉबिन, ये है रेड स्टार्ट, ये है तिब्बतन स्नोकॉक, ये है राविन और ये है हुपो। तो सभी बर्ड्स की जो है मैंने आपको पिक्चर दिखा चुकी है ताकि थोड़ा और आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो आप जो भी जानवरों की, प्लांट्स की, पौधों की जो भी आप नाम पढ़ते हो अपने चैप्टर्स में, एक बार उसको गूगल पे जाके सर्च कर लिया करो ताकि आपको और थोड़ा मजा आए। और एनिमल्स, शीप, गोट और याक, ये सब तो आप जानते ही हो, और नहीं भी जानते तो एक बार जाके गूगल पे सर्च कर लो, इसी तरीके से पिक्चर्स देख लो। So let's discuss the do you know section. The chiru or the Tibetan antelope is an endangered species. चीरू या फिर जिसे तिब्बतन एंटीलोप भी कहा जाता है, ये एक endangered species है। endangered species मतलब कि ऐसा जानवर जो कि खत्म होने की कगार पर है, जो कि खत्म हो सकता है अगर उसका ध्यान नहीं रखा हमने, अगर उसको हमने बचाया नहीं तो वो प्रजाति, वो स्पीशीज लुप्त हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज वही जानवर होते हैं जिन्हें कि हमें बल्कि सेव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो खत्म ना हो जाए, धरती पे से पूरी तरीके से लुप्त ना हो जाए। इट इज हंटेड फॉर इट्स वुल नोन एज सहतूश विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। अब ये इतने खत्म हो क्यों रही है, ये इंडेंजर्ड कैसे बने, क्योंकि जो लोग हैं वो इनका शिकार करते हैं इनके वुल के लिए। इनके जो स्किन होती है, इनके जो फर होते हैं वो बहुत ही अच्छे वुल देते हैं जिसको कि सहतूश कहा जाता है। सहतूश वुल जो है वो चीरू से मिलती है, और ये जो वुल है ये बहुत ही लाइट वेट होती है, इसका वजन इतना ज्यादा नहीं होता, बट ये वार्म बहुत होती है, गर्म होती है। तो इस कारण से इन जानवरों का हंट बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और हंटिंग के कारण इनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, ये खत्म होते जा रही है। People of Ladakh. So in our previous videos, we have already discussed about the location of Ladakh, its climate and its flora and fauna. And now in this video, we are going to talk about the people of Ladakh, how the people of Ladakh spend their life in this cold desert. Do you find any resemblance between the people of Ladakh and inhabitants of Tibet and Central Asia? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपको लद्दाख में रहने वाले लोग और तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते हैं उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं? तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया लोगों के बीच में और लद्दाख वालों के बीच में। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, ज्यादातर जो धर्म फॉलो किया जाता है वो है बुद्धिज्म एंड इस्लाम। तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या है, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट लोग हैं। तो इसी तरीके से हम तिब्बत में भी देखेंगे तो तिब्बत में भी मेन जो रिलीजन फॉलो किया जाता है वो बुद्धिज्म है। तो इस तरीके से कुछ रिजेम्बलेंस हमें दिखती है। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. फिर हमें यहाँ पे काफी सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखने मिलती हैं लद्दाख में विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। गोम्पास क्या होता है, गोम्पास मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ही होता है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होते हैं, जो टेम्पल्स होते हैं उन्हें गोम्पास कहते हैं। तो लद्दाख में हमें इस तरीके से बहुत सारे गोम्पास देखने मिलेंगे। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, तिक्से, शे एंड लमायूरू। तो यहाँ पे कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज के नेम दिए गए हैं जो कि लद्दाख में हमें मिलती हैं। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, लद्दाख के लोग अलग अलग तरह की क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं। जैसे कि बार्ले हो गया, मतलब कि जौ जिसे कहते हैं, फिर आलू उगाते हैं लोग, मटर वगैरह उगाते हैं, बीन्स, टर्निप। तो ये कुछ मेन क्रॉप्स हैं जो कि लद्दाख के लोग उगाते हैं। The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. अब सर्दियों के टाइम में क्लाइमेट इतना ज्यादा हार्श होता है, इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि यहाँ के लोग अपने आप को फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज में बिजी रखते हैं। मतलब कि वो लोग खास कुछ काम नहीं करते, फसल वगैरह इतनी ज्यादा नहीं उगाते, बल्कि अपने आप को त्योहारों को सेलिब्रेट करने में बिजी रखते हैं। तो गर्मियों के टाइम में ये लोग क्रॉप वगैरह उगाते हैं और सर्दियों के टाइम में अपनी
सेरेमनीज, फेस्टिविटीज, जो भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। द women आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। तो यहाँ के जो विमेन हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर को और खेतों को ही नहीं संभालती, उसके साथ साथ अपने छोटे छोटे बिजनेसेस हो गए, शॉप्स, दुकानें खोल रखी है उन्होंने, जिनको वो अपने घर और खेत के साथ संभालती हैं। लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख, इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। तो लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है, यहाँ पे है लेह, तो ये लद्दाख की कैपिटल है और ये अच्छे तरीके से रोड के माध्यम से और एयर के माध्यम से कनेक्टेड है बाकी हिस्सों से देश के। मतलब कि यहाँ आसानी से रोड के माध्यम से और बाय एयर आप लेह लद्दाख में जा सकते हैं। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। तो जो हमारा नेशनल हाईवे है 1A वो लेह को कश्मीर वैली से जोड़ता है जोजिला पास के थ्रू। यहाँ पे देखो ये जोजिला पास है, तो इसके थ्रू मतलब इससे होते हुए जो नेशनल हाईवे 1A है वो जाता है और वो लेह को कश्मीर से जोड़ता है। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयाज? तो मैप में ही कुछ और पासेस के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि बारालाचाला, रोहतांग पास। तो बहुत सारे हमें पासेस देखने मिलते हैं हिमालयाज में, तो ये 3 इंपॉर्टेंट तो आपको इस मैप में ही दिए हुए हैं। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो लद्दाख में टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, मतलब कि यहाँ दुनिया भर से और देश के अंदर से, इंडिया से भी बहुत सारे लोग लद्दाख में घूमने के लिए जाते हैं। अब वो घूमने के लिए क्या जाते हैं, क्या देखने के लिए जाते हैं? तो विजिट्स टू द गोम पास जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वो देखने के लिए जाते हैं। ट्रैक्स टू सी द मिडोज, लोग मिडोज को देखने के लिए ट्रैक करते हैं। मिडोज क्या होती हैं? घास के मैदान। तो पहाड़ों पे हमें छोटी छोटी हरी हरी घासों के मैदान दिखते हैं, तो उन मिडोज को देखने के लिए लोग जाते हैं। ग्लेशियर्स को देखने के लिए जाते हैं। सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज, लद्दाख के लोग जो सेरेमनीज करते हैं, फेस्टिविटीज करते हैं, उनको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको देखने के लिए लोग जो हैं वो लद्दाख में आते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। अब लद्दाख के लोगों की लाइफ जो है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? मॉडर्नाइजेशन के कारण। कि पहले वो खुद की कल्चर, खुद का प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करते थे, बट धीरे धीरे करके जैसे कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो लोग इंटरेक्ट होने लग गए, और जो मॉडर्नाइजेशन है उसका इम्पैक्ट इन लोगों पर भी होने लग गया, और इसलिए धीरे धीरे करके ये लोग चेंज हो रहे हैं, इन लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। But the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with the nature. But लद्दाख के जो लोग हैं उन्होंने सदियों से अपने और नेचर के बीच में एक बैलेंस बनाना सीखा है। मतलब कि लद्दाख के लोग नेचर में, प्रकृति से और अपने लाइफ के बीच में काफी अच्छा एक बैलेंस बना के रखते हैं। प्रकृति के साथ बहुत ही मिलजुल कर वो लोग रहते हैं, उसको नुकसान कम से कम पहुंचाते हैं। मतलब कि भले ही इनकी लाइफ चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बट फिर भी ये लोग नेचर का जो है काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज्ड विद रेवरेंस एंड केयर। क्योंकि लद्दाख में स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, स्कैरसिटी मतलब कि कमी है रिसोर्सेज की, संसाधनों की कमी है वहां पे, जैसे कि वाटर हो गया, पानी की कमी है, बारिश ही वहां पे नहीं होती, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर तो वहां पे बारिश होती है, तो पानी की वहां पे कमी है। और फ्यूल की भी कमी है, वहां पे लकड़ी वगैरह की कमी हो गई, ऑयल जो हम करते हैं, तो इन सब की जो है वहां पे कमी है, और इसीलिए लोग क्या करते हैं, इन सभी रिसोर्सेज को ध्यान से यूज करते हैं, उनको वेस्ट नहीं करते। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्ट, तो वहां पे किसी भी चीज को डिस्कार्ड या फिर वेस्ट नहीं किया जाता, हर चीज को ध्यान से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लद्दाख के विमेन की ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो है कि जो लद्दाख के लोग हैं विमेन की, ये कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस है। अब यहाँ पे डू यू नो सेक्शन दिया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात की थी, और उसमें देखा था हमने कि वहां पे विलोज एंड पॉपुलर के ट्रीज पाए जाते हैं, ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स। तो उसी से रिलेटेड एक फैक्ट दिया हुआ है, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्रीज। तो विलो ट्री की जो लकड़ियां हैं उससे सबसे अच्छे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको पिक्चर में थिक से मोनेस्ट्री जो है वो दिख रही है, ये तो इसको देखने लोग आते हैं दूर दूर से। और यहाँ पे भी एक डू यू नो सेक्शन है। मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 passes, रोहतांगला, बारालाचाला, लोंगलाचाला एंड तंगलांगला। तो जो मनाली ले हाईवे है वो 4 passes को क्रॉस करता है, 4 passes से होकर गुजरता है, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं।
द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड। अब यहाँ पे क्या है, बर्फ पड़ती है, तो बर्फ के कारण क्या होता है, रोड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, रोड के ऊपर पूरी बर्फ जम जाती है, तो अगर बर्फ जम जाएगी तो कोई भी गाड़ी वहां से निकल नहीं पाएगी। इसी कारण से जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ही ये जो हाईवे है वो खुला रहता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे वहां के रोड्स पे बर्फ नहीं होती है, हट जाती है वहां पे, तो इसीलिए सिर्फ जुलाई से लेकर सितंबर तक के बीच में इस हाईवे को खोला जाता है। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 9 है क्लास 7 ज्योग्राफी का वो खत्म हो जाता है, और इसके साथ क्लास 7 की ज्योग्राफी भी खत्म हो गई है, बिकॉज दिस वाज द लास्ट चैप्टर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको क्लास 7 ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए हैं। और अगर आपने जो पहले 8 चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट दी हुई है, और आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे भी जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको चैनल की सभी जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।